हो आप सब? आई थिंक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें शुरू करना है अपना एक नया चैप्टर, जो है हमारा 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है। तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू कर लेते हैं हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी केयर करना, उनकी स्टेट को देखना या फिर उनमें बिहेवियर चेंजेस को देखना। तो ये सारी चीजें अगर नॉर्मल है तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ complete well-being of the aspect of reproductive system, include emotional, social and बिहेवियर। तो क्या है बच्चों कि WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक ऐसी स्टेट होती है जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम किसी भी स्टेट, जैसे कि इमोशनल, बिहेवियर और सोशल, इन सभी स्टेट पर अगर नॉर्मल माने, अगर कोई भी पर्सन, जब तक अगर हम उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें कि वो नॉर्मल है या नहीं है, तो ये सारी चीजें उसमें नॉर्मल होनी चाहिए, तब उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो नॉर्मल होगी। अदरवाइज हम उसको नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर मिसहैपनिंग हुई होगी, तो इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी नॉर्मल नहीं हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल नहीं हो पाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर बोल सकते हैं कि सेक्सुअल बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, या फिर ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि उसको डिस्कस कर पाए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर, इन इंडिया 1951, इंडिया के अंदर 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और इसी के साथ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। मीन्स इंडिया के अंदर क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम हैं। तो 1951 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और साथ में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम से ही लग रहा है कि मतलब फैमिली को प्लान कैसे किया जाता है, इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी तो बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको काफी हद तक हम टाइम के अकॉर्डिंग नॉर्मल करवा सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, अब इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो इसमें जो प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों सर्विस जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उस चीज के बारे में बताया जाता है। मीन्स जब प्री नेटल मतलब जब फीटस जो है अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपनी मदर के वॉर्म में है,
तो पूरा टाइम पीरियड जो है क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या उसमें उसको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए फीमेल को। पोस्टनेटल, डिलीवरी के बाद मदर की कैसे सेफ्टी होनी चाहिए, या फिर जो बेबी हो गया है उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, तो ये था 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल नहीं हो पाती है। तो प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब क्या है, अवेयरनेस की बहुत कमी है, नहीं पता है लोगों को कि किस चीज में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अवेयरनेस जो है वो किस किस के बारे में होनी चाहिए। एक तो एसटीडीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से फैलती हैं, कैसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें पता चल सकता है कि एसटीडीज जो है वो इस तरह से फैल गई हैं। दूसरा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आज भी विलेजेस हैं जहाँ पर बहुत पुरानी चीजें जो है वो अभी भी लागू की जाती हैं। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, पूरा टाइम पीरियड जो होता है, जो ब्लीडिंग फेज आता है, मेंसेस जब होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे फीमेल को बहुत केयर की जरूरत पड़ती है, उसकी डाइट भी थोड़ी अलग हो जाती है नॉर्मल से, और उसके जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर इन सारी चीजों की सेफ्टी रखी जाए तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो नॉर्मल हो सकती है। बट फिर भी इन सारी चीजों की सेफ्टी नहीं रखी जाती है, नहीं पता होता है कि अगर मेंसेस या फिर ब्लीडिंग फेज है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अगर पॉपुलेशन लगातार इतनी बढ़ रही है तो उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी नहीं पता होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कैसे होता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, किस किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, तो इस चीज का भी नहीं पता चलता है। उसके बाद और कौन सी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इलीगल फीमेल क्वाइटिसाइड्स, मतलब क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, सेक्स को डिटरमाइन जब कर लिया जाता है, तो अगर बेबी गर्ल होती है तो बहुत सारी जगह पर ये चीज आज भी है कि बेबी गर्ल जो है उसको नहीं चाहते हैं कि हाँ लड़की हो, बस यही सोचते हैं बहुत सारे पर्सन जो है कि हाँ उनके घर में लड़का होना चाहिए। तो इन चीजों से भी क्या है, बहुत बुरा फर्क पड़ता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। तो इलीगल फीमेल क्वाइटिसाइड्स, तो इलीगल तरीके से क्या है, अगर बेबी गर्ल होती है तो उसको अबॉर्ट करवा लिया जाता है। उसके बाद क्या है, मैनी मिथ एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है कि बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं।
तो उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, प्रॉब्लम आती रहती है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं इसके लिए। First, awareness about the STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसके बारे में अवेयर होना जरूरी है, ठीक है। एसटीडीज के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब इन सभी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, टू एजुकेट द पीपल जो है उनको एजुकेटेड होना चाहिए। अगर एजुकेटेड होंगे तभी वो अवेयर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेक्स एजुकेशन कंपल्सरी। अब सेक्स एजुकेशन जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब प्यूबर्टी आती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या है कि जो बच्चे जो होते हैं, जब प्यूबर्टी की एज उनमें स्टार्ट हो गई है, हार्मोन्स का चेंज उनमें हो रहा है, तो वो उनको खुद को ये पता नहीं होता कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, या फिर उनकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हैं तो उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, और साथ में जो टीचर्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको प्यूबर्टी की जो एज जो होती है उसमें होने वाले हार्मोन्स के लिए पहले अवेयर करवा देना चाहिए कि हाँ बॉडी के अंदर ये चेंजेस होते हैं और इस तरह से बॉडी जो है उसको नॉर्मल किया जा सकता है। कुछ प्रिंट मीडिया और विजुअल या फिर ऑडियो मीडिया का यूज करना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रिंट मीडिया जगह जगह पे क्या है, प्रिंट आउट निकलवा करके लगा देना चाहिए कि किस किस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं। ऑडियो विजुअल कुछ देख करके या फिर कुछ सुन करके, ताकि लोग उसके लिए अवेयर हो जाएं, तो इन सारी चीजों का यूज करना चाहिए। इंक्रीज द मैरिजेबल एज, जो मैरिजेबल एज जो है बॉयज में और गर्ल्स में वो इंक्रीज कर देनी चाहिए। जैसे कि पता है कि फीमेल में 18 है और मेल में कितनी है 21, ठीक है। तो मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी 18 से कम ईयर में फीमेल, 21 से कम ईयर में जो मेल मतलब बॉयज जो होते हैं उनकी मैरिज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तब तक उनके ऑर्गन जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल ही नहीं हो पाते हैं। तो जब वो पूरी तरह से फंक्शनल ही नहीं हो पाते हैं तो उस टाइम पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो नॉर्मल कैसे हो सकती है। तो मैरिज एज जो है वो 18 और 21 गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, तो ये एज तो होनी ही चाहिए। अंडर एज में किसी की भी मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे वैसे ये कानून बना रखा है कि 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़का जो है उसकी मैरिज नहीं हो सकती। फिर भी बहुत सारी जगह पर ये चीजें चलती रहती हैं, मैरिज होती रहती है, करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है। और अगर फीमेल जो है अगर उसी की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है तो वो एक हेल्दी और एक वेल डेवलप्ड बेबी को कैसे बर्थ करवा सकती है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो भी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी उसको क्योर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कुछ हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। तो ये जरूर लागू होनी चाहिए। अब क्या है कि ये सारी चीजें हो गई हैं, तो जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, ये सारी चीजें हैं स्ट्रेटेजीज का हम यूज कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ती जा रही है एक पॉपुलेशन बढ़ने का ये कारण भी हो सकता है कि मैरिज एज जो है अगर कम होगी, अगर मैरिज एज जो है वो 18 या 21 इससे भी कम होगी,
तो पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पॉपुलेशन अब और ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेमोग्राफी क्या होता है? इट इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। जनरली इसको किस तरह से मेजर किया जाता है? सेंसस में मेजर किया जाता है। सेंसस में क्या मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल को मेजर किया जाता है सेंसस में। और हर एक 10 ईयर के बाद, आफ्टर 10 ईयर डेमोग्राफी जो है वो की जाती है। डेमोग्राफी से ये पता किया जाता है कि पहले 10 साल पहले तक पॉपुलेशन कितनी थी और 10 साल तक जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। सो डेमोग्राफी क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की। सेंसस में मेजर किया जाता है। सेंसस का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल को काउंट करना। काउंट द नंबर ऑफ पीपल, कितने नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हैं। तो हमेशा डेमोग्राफी जो है वो हर एक 10 साल के बाद की जाती है। ठीक है। सबसे फर्स्ट सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस जो है वो कब की गई थी? कंडक्ट इन 1971। 1971 में फर्स्ट सेंसस जो है उसको कंडक्ट किया गया था। उसके बाद फिर सेकेंड जो थी उसको 1981 में कंडक्ट किया गया। इस तरह से 10 साल के बाद जो सेंसस जो है मतलब मेजर करते रहे कि कितने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, कैसे क्या हुआ है। उसके बाद 2011 के अंदर 15th सेंसस जो है उसको मेजर किया गया था। 2011 में जो 15th सेंसस है उसको मेजर किया गया था। ठीक है। तो इंडिया के अंदर उस टाइम पर इंडिया के अंदर इन इंडिया पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन। कितनी थी? 1.2 बिलियन। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, बस याद ही करना है इसमें और कुछ नहीं है। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस में मेजर करते हैं। सेंसस का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। हर एक 10 साल के बाद क्या करते हैं? डेमोग्राफी की जाती है, सेंसस में मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट सेंसस जो है उसको कंडक्ट किया गया था 1971 में। उसके बाद हर एक 10 साल के बाद इसको कंडक्ट करते रहे। लास्ट टाइम जो की थी वो कौन सी थी? 2011 में की गई थी। ये 15th सेंसस थी। तब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? 1.2 बिलियन के करीब जो थी वो पॉपुलेशन थी। एक बार देख लो इसको, आगे करते हैं फिर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, सो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? यूपी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड। और जिसके अंदर सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन है, लिस्ट लिख सकते हैं, लो लिख सकते हैं, तो कौन सी है वो? सिक्किम। कौन सी है? सिक्किम। मीन सिक्किम जो है उसके अंदर क्या है? सबसे कम पॉपुलेशन है। और मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो कौन सी है? यूपी स्टेट है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अब ये तो हमने बता दिया कि पॉपुलेशन जो है वो सबसे पहले कब मेजरमेंट शुरू हुई थी, लास्ट कब हुई।
1950 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 1950 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन के करीब थी। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात इसमें नहीं कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की थी 2 बिलियन। उसके बाद क्या हुआ, हर एक 10 ईयर में इंक्रीज होते 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 पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ती रही, लगातार बढ़ती रही। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन का नंबर क्या हो गया, बहुत ज्यादा। 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 6 बिलियन। 2001 में कितनी हो गई थी, 7 बिलियन। इसका मतलब पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। तो कोई ना कोई रीजन होंगे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के। रीजन फॉर इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल या फिर इंक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कौन कौन से रीजन हैं? फर्स्ट, बेटर लिविंग स्टाइल या फिर लिख सकते हैं बेटर लाइफस्टाइल। तो क्या है कि अब क्या है कि इतनी ज्यादा जो है, इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि जो पीपल है उनका लिविंग स्टाइल काफी सुधर गया है। डाइट जो है वो पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छी हो गई है। साथ साथ में क्या है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी शुरू हो गई है। तो लिविंग स्टाइल काफी अच्छा हो गया है। डिजीज जो है, हर एक डिजीज के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट हो गया है, मेडिसिन हो गई हैं, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो इन सारी चीजों की वजह से भी क्या है, पॉपुलेशन जो है उसका नंबर कम नहीं हो रहा है, बल्कि लाइफ स्पेन जो है वो ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है, बेटर हेल्थ सर्विस। बेटर हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस जो है वो भी क्या हो गई है, काफी अच्छी हो गई है। बेटर हेल्थ सर्विस, काफी अच्छी हेल्थ सर्विस हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या है, रेगुलर चेकअप हो जाता है, डिजीज का टाइम से पहले पता चल जाता है, तो उसको क्योर भी कर पाते हैं। पहले क्या होता था, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और इतनी ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई थी कि हर एक डिजीज के बारे में ट्रीट कर सके, उसको पता चल सके उसका। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का। इसके अलावा क्या है, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मतलब क्या है कि जो इन्फेंट है उनका डेथ रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। मदर का भी डेथ रेट जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो टोटल पॉपुलेशन में ऐड होते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है। अब क्या है कि बर्थ रेट जो है, अगर हम बर्थ रेट की बात करें पॉपुलेशन में, तो एक बर्थ रेट तो हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। बर्थ रेट क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आ गया है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसके कई सारे रूल्स भी आ गए हैं, नियम आ गए हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो। तो क्या है कि ये एक सेफ्टी है कि भाई पॉपुलेशन जो है उसका नंबर भी बहुत ज्यादा ना हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसकी भी केयर आसानी से हो पाए। तो ये थे कुछ एक रीजन जो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस। अब ये एमनियोसिंथेसिस जो है वो होता क्या है,
एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। क्या है? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, प्रीनेटल, इसका मतलब क्या है, जब मदर के वॉर्म के अंदर फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम पर डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। मेनली एमनियोसेंटेसिस में क्या देखा जाता है कि जो फिटस जो है, क्या उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो नहीं है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उस टाइम पर उसको या तो क्योर किया जा सकता है या फिर डॉक्टर एडवाइस दे देते हैं कि एमटीपी का यूज कर लेना चाहिए। तो एक प्रीनेटल डायग्नोस होता है तो किस तरह से किया जाता है? मेनली क्या होता है कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या करते हैं, प्रोसीजर के अंदर इन अल्ट्रासाउंड इमेजेस appear on the screen। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड के दौरान जो स्क्रीन है उसके ऊपर इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जिसको सोनोग्राफी बोला जाता है। तो उससे क्या पता चल जाता है कि जो फिटस है वो पूरी तरह से नॉर्मल है या नहीं है, उसके जो ऑर्गन हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं नहीं हो गए हैं, फिजिकली वो डेवलप हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो स्क्रीन के ऊपर क्या है, इमेजेस दिखाई देती हैं, तो इमेजेस से ही पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। अब क्या है कि जब एमनियोसेंटेसिस जो है उसको किया जाता है तो और क्या करते हैं इसमें, एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन की हेल्प से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिस तरह से क्या है कि ये यूट्रस है, अब इसके अंदर क्या है कि जो बेबी है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है कुछ इस तरह से। तो फ्लूइड जो है वो इसके बाहर प्रेजेंट होगा, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड के अंदर क्या है, कुछ एमनियन सेल प्रेजेंट होती हैं और वो सेल क्या करती हैं, वो फिटस की स्किन को बनाने का काम करती हैं, फिटस की स्किन को बनाने का काम करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सेल जो है उसके अंदर उसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उससे ही हम क्या है कि अलग अलग टाइम पर, जिस तरह से क्या है कि अल्ट्रासाउंड हुआ तो इमेजेस आती हैं, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से। और जब कलेक्शन करते हैं तो बड़ी कम अमाउंट में लेते हैं फ्लूइड को, लेस देन 15 ml, बड़े कम अमाउंट में लिया जाता है। और बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो इस काम को करते हैं, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इस काम को करते हैं, बड़ी सेफ्टी से किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड को कैसे इंजेक्ट करना है ये उन्हीं से होगा, कोई भी फ्रेशर जो है वो इसको नहीं कर पाता। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। जब फ्लूइड को पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है, कैरियोटाइपिंग करते हैं। कैरियोटाइपिंग में क्या देखते हैं कि जो उसकी सेल है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, उसमें क्रोमोसोम जो है वो बैलेंस है या फिर नहीं है, वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। कई बार क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिकली प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसका उस टाइम पे अगर नहीं पता चलता तो आगे फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डॉक्टर कई बार एडवाइस दे देते हैं कि एक बार एमनियोसेंटेसिस जो है उसको करवा लेना चाहिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उनको डिटेक्ट करवा लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह से, जैसे सेट ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे,
तो प्रॉब्लम कैसे आती है, मान लिया यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में ना हो करके इस तरह से हो जाए, ट्रिपलेट हो जाए, ठीक है, ट्रिपलेट हो जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायासोमी। क्या बोलते हैं, ट्रायासोमी, ठीक है। ये है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जब क्रोमोसोम के बारे में इसमें डिटेक्शन हो ही गया, जब कैरियोटाइपिंग कर लिया, तो क्रोमोसोम के बारे में जब हमें पता चल ही रहा है, तो भाई पता ही हमें हमारे में टोटल कितने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट के जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम, और जो बाकी जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो लास्ट वाला सेट जो होता है हमारा, या तो वो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स एंड एक्स होंगे, या फिर क्या होंगे, एक्स एंड वाई होंगे। अब जब यही पता चल गया कि क्रोमोसोम जो है उसका सेट कौन सा है, तो ये भी पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। तो एमनियोसिंथेसिस का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो इसका यूज किस लिए हुआ कि भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेकआउट करने के लिए, बट इसका मिसयूज कैसे हुआ कि इसका भी डिटेक्शन कर लेते हैं कि बेबी जो है उसका सेक्स क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इसका यूज कर लेते हैं, जो कि इलीगल है, जो कि इलीगल है। इसके लिए कभी भी एमनियोसिंथेसिस नहीं किया जाता, बट बहुत सारी जगह पे कुछ डॉक्टर जो है वो ऐसे काम करते हैं, ये करते हैं, तो वो इलीगल है, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाता है अगर ये चीजें सामने आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि एक तो ये पता चल गया इसका, ये मिसयूज है, इसका यूज नहीं है, सिर्फ इसका यूज किस लिए हुआ था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए। अगर क्रोमोसोमल नॉर्मल है तो चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं है, जैसे 2 की जगह 3 आ गए, तो ये ट्रायसोमी बोल दिया, डाउन सिंड्रोम है ये। अगर मान लिया 2 की जगह 1 ही है, दूसरा पेयर इसके साथ है ही नहीं, पेयर में होते हैं, तो इसको बोल देते हैं बेटा मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एक्स एंड वाई। अब ये एक ट्रायसोमी है ना, एक्स एंड वाई। अब इसमें क्या होता है कि जो बेबी बॉय तो होता है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फीमेल के कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इसका मतलब एमनियोसिंथेसिस जो है उससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का डिटेक्शन हो सकता है, काफी आसानी से हो सकता है। ऐसे ही क्या है कि कुछ एक और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक एंजाइम से रिलेटेड जीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो भी इससे चेकआउट किया जा सकता है। बट क्या है कि इसका मिसयूज भी होता है। मिसयूज किस लिए होता है, सेक्स क्रोमोसोम का डिटेक्शन कर लेते हैं, जिससे बेबी के सेक्स का पता चल जाता है। और अगर फीमेल बेबी जो है, अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिटस जो है वो फीमेल का है, तो उसको अबॉर्ट करवा लिया जाता है, तो ये पूरी तरह से इलीगल है। इसको क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए काफी सख्त कार्रवाई की जाती है, जुर्माना लगाया जाता है और लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देखते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, उनमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, और किस किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज हो सकता है। तो वो सब हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का लेक्चर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो हमारी आ जाएगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।